हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम सौरभ एंड वेलकम टू लाइफ एंड लिटरेचर। तो आज हमारे वीडियो का टॉपिक है रेटोरिक्स, और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि रेटोरिक्स के अंदर जो फिगर्स ऑफ स्पीच अभी भी बाकी हैं वो सारे कवर अप करने की। वैसे पिछला जो पार्ट 1 का वीडियो था वो वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाके चेकआउट ज़रूर से ज़रूर करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे लाइक दोनों वीडियो को करना बहुत ज़रूरी है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। सो गाइज, सबसे पहले हमारा आता है फिगर्स बेस्ड ऑन एसोसिएशन। तो इसका मतलब क्या है? When two objects or ideas are always found together, they become connected together in the mind in such a way that whenever we think of one of them, we are reminded of the other. This mental process is known as association. तो इसका मतलब बेसिकली कुछ ऐसा है कि इस फिगर के अंदर दो ऐसे चीज़ों के बारे में कहा जाता है जिनका आपस में कोई लिंक रहता है, और जैसे ही हम उनमें से किसी एक के बारे में सुनते हैं हमारे दिमाग में अपने आप दूसरा चीज़ भी आ जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि समझ लीजिए, अगर आपको एक वर्ड कहा जाए चखना, ठीक है जैसे कि अगर आपको चखना कहा जाए तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? चखना तो आएगा, पर उसके साथ ये आएगा, है ना। तो ये दोनों वर्ड्स आपस में जुड़े हुए हैं, इन दोनों के बीच में एसोसिएशन है। तो ये जो फिगर्स बेस्ड ऑन एसोसिएशन है, इसके अंदर भी काफ़ी सारे फिगर्स हैं। इनमें से हम सिर्फ दो ही फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, जो कि है मेटोनिमी और सिनेक्डो की। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटोनिमी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं मेटोनिमी का डेफिनेशन। दिस फिगर कंसिस्ट एज इट्स नेम सिग्निफाइज इन सब्स्टिट्यूटिंग द नेम ऑफ वन थिंग फॉर दैट ऑफ अनदर टू व्हिच इट हैज़ ए सर्टेन रिलेशन। मतलब कि इस फिगर के अंदर एक ऐसे चीज़ के बारे में कहा जाता है जिसे कि असल में किसी और ही चीज़ को मीन किया जाता है। जैसे कि एक सेंटेंस में अगर मुझे कवि ये वर्ड चाहिए तो मैं वहाँ पे कवि ना लिख के लिखूँगा कि पेन या फिर पेंसिल। ठीक उसी तरह अगर मुझे लिखना है फाइटर तो मैं फाइटर ना लिख के वहाँ पे लिखूँगा स्वॉर्ड। तो यहाँ पे स्वॉर्ड और पेन जो है वो कवि और फाइटर के सब्स्टिट्यूट में यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे बेसिकली। मतलब कि पेन और स्वॉर्ड जो है वो कवि और फाइटर का सिंबल है बेसिकली। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है ही असेंडेड द थ्रोन। मतलब कि सिंहासन उसका हुआ, उसने सिंहासन पे कब्जा किया बेसिकली। तो यहाँ पे थ्रोन का क्या लिटरल मीनिंग होगा यहाँ पे? मतलब सिंहासन मतलब सिर्फ क्या सिंहासन होगा? उसने क्या सिर्फ सिंहासन ही लिया? नहीं, असल में सिंहासन से यहाँ का मतलब है पूरा का पूरा स्टेट। वो थ्रोन के साथ साथ पूरा स्टेट अपने कंट्रोल में ले लिया है। पर यहाँ पे स्टेट ना कह के यहाँ पे कहा जा रहा है कि थ्रोन, ही असेंडेड द थ्रोन। तो इसके जवाब में आपको कुछ ऐसा लिखना होगा। द अबव कोट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटोनिमी। हियर थ्रोन इज द सिंबल ऑफ सोवर्निटी एंड इज यूज्ड इन सब्स्टिट्यूटिंग स्टेट। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। मतलब कि एक कलम एक तलवार से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। तो यहाँ पे भी इस सेंटेंस का जो लिटरल मीनिंग हो रहा है वो बेसिकली मीनिंगलेस है। मतलब कि इसका कोई मीनिंग नहीं है, मतलब कि इसके अंदर कोई दूसरा मीनिंग छुपा हुआ है। यहाँ पे पेन जो है, यहाँ पे जो पेन बोल के वर्ड है ये है सिंबल राइटर का, और ये जो वर्ड है स्वॉर्ड ये है एक सिंबल फाइटर का। मतलब पेन से कवि को कहा जा रहा है, कवि या लेखक, मतलब कि जो राइटर होता है उसको। और ये जो स्वॉर्ड वर्ड है इससे किसी फाइटर को कहा जा रहा है। तो इसका आंसर में आपको कुछ ऐसा लिखना होगा। द अबव कोट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटोनिमी। द वर्ड्स पेन एंड स्वॉर्ड आर यूज्ड इन सब्स्टिट्यूटिंग द वर्ड्स राइटर एंड फाइटर रेस्पेक्टिवली। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फिगर्स बेस्ड ऑन डिफरेंस के बारे में। तो फिगर्स बेस्ड ऑन डिफरेंस के अंदर ये सारे फिगर्स आते हैं जो कि है एंटीथेसिस, एपिग्राम, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स और द कंडेंस सेंटेंस। और इनमें से भी हम सभी नहीं पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिर्फ एंटीथेसिस, क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स के बारे में। और बाकी जो है उसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप बुक से पढ़ सकते हो। वैसे वो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। एनीवे, चलिए बात करते हैं एंटीथेसिस के बारे में। तो जो फिगर है एंटीथेसिस, इसका डेफिनेशन देखते हैं पहले। बाय दिस फिगर कॉन्ट्रास्टेड वर्ड्स और आइडियाज़ आर सेट अगेंस्ट ईच अदर इन अ बैलेंस्ड फॉर्म फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। इसका मतलब ये जो फिगर है एंटीथेसिस, इसके अंदर जो सेंटेंसेस आते हैं वहाँ पे दो वर्ड्स या फिर दो आइडियाज़ जो कि एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होता है, जो कि बिल्कुल कॉन्ट्रास्टेड होता है, वो एक साथ दिया जाता है एक ही सेंटेंस के अंदर। और ताकि स्पीकर का बात और ज़्यादा डीप लगे और ज़्यादा गहरा लगे, और जो सुन रहा है जो कि लिसनर है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस और ज़्यादा गहरा हो। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है ये। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल।
ये कोट है मॉरिस का। इसका मीनिंग बेसिकली ये है कि अगर हम साथ साथ रहे तो ही हम खड़े रह सकते हैं, और अगर हम अलग अलग हो जाए तो हम बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। तो यहाँ पे भी दो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स हैं, यूनाइटेड और डिवाइडेड। देखिए वैसे तो अगर सेंटेंस का सिर्फ इतना ही हिस्सा कहा जाता है पहले कि हम साथ साथ में ही खड़े रह सकते हैं, हम साथ साथ में ही अच्छी तरह से रह सकते हैं, वही काफ़ी रहता है स्पीकर को अपनी बात समझाने के लिए। पर वो उतना कह के थम नहीं गया, उसने सेंटेंस का बाकी पार्ट भी कहा, डिवाइडेड वी फॉल। इससे क्या हुआ कि उसका बात और ज़्यादा गहरा हो गया। तो इसके जवाब में आपको कुछ ऐसा लिखना होगा, The above quote is an example of antithesis. Here two contrasted words, united and divided, are set against each other in a balanced form for the sake of emphasis. तो अगला फिगर है क्लाइमैक्स। तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है, By this figure, a series of words or sentiments are presented in such a way that the least impressive of them comes first, and there is a regular graduation from it to the most impressive. तो इसका बेसिक मीनिंग कुछ ऐसा है कि क्लाइमैक्स जो फिगर होता है उसके अंदर कुछ वर्ड्स का एक सीरीज होता है, मतलब कि लगातार कुछ वर्ड्स रहते हैं, 3 4 5 6 ऐसे कुछ वर्ड्स रहते हैं, और ये वर्ड सारे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप रहते हैं, मतलब कि जैसी सीढ़ी रहती है उसी तरह। और सबसे पहला जो वर्ड या फिर आइडिया रहता है वो सबसे लीस्ट इम्प्रेसिव होता है, मतलब कि वो उतना ज़्यादा खास नहीं होता, और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वर्ड्स के इम्पोर्टेंस भी बढ़ता रहता है, और वो सामने वाले को ज़्यादा इम्प्रेस भी करता है। जैसे अगर आप एक फिल्म देखें तो कैसा रहता है कि पहले जो सीन्स रहते हैं वो उतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होते, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, फिल्म ज़्यादा देखते हैं, तो फिल्म और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है और ज़्यादा इंप्रेसिव हो जाता है। और यही साइकोलॉजी काम करती है क्लाइमैक्स फिगर में भी। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं हम और ज़्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए। तो एग्जांपल कुछ ऐसा है, ए हार्ट टू डिजॉल्व, ए हेड टू कंट्रीव एंड ए हैंड टू एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे 3 आइडियाज़ हैं, और इनमें सबसे पहला जो है ए हार्ट टू रिजॉल्व, ये सबसे लीस्ट इम्प्रेसिव है। वहीं पे आखिर में जो है हैंड टू एग्जीक्यूट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इम्प्रेसिव भी लग रहा है। तो इसका जवाब में आपको कुछ ऐसा लिखना होगा, द above quote is an example of climax. Here three ideas are presented in such a way that the least impressive of them came first, and there is a regular graduation from it to the most impressive. फ्रेंड्स अब बात करते हैं अगले फिगर की, यानी कि एंटी क्लाइमैक्स की। तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है, दिस फिगर कंसिस्ट इन a sudden fall from lofty to mean thoughts and serves to excite a sense of the ludicrous. तो ये जो एंटी क्लाइमैक्स है ये बेसिकली पूरा का पूरा ऑपोजिट है क्लाइमैक्स का। क्लाइमैक्स में क्या होता था कि हम लो थॉट से हाई थॉट्स तक जाते थे, मतलब कि सीढ़ी के जैसे ऊपर चढ़ते हैं हम, वैसा होता था क्लाइमैक्स। और एंटी क्लाइमैक्स ठीक उल्टा होता है, मतलब कि हम अगर ऊपर से नीचे की ओर आए उसे एंटी क्लाइमैक्स कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे बेसिकली सबसे पहला जो थॉट होता है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव भी। चलिए इसे अच्छी तरह से समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। True Jedward justice was dealt out to him. First came the execution, then the investigation, and last of all the accusation. तो यहाँ पे किसी आदमी के साथ हुए गए जस्टिस के बारे में बात किया जा रहा है, जिसका सबसे पहले तो एग्जीक्यूशन के बारे में बात किया गया है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन और आखिर में एक्यूजेशन। जबकि एक्यूजेशन सबसे पहले होना था, उसके बाद उसका इन्वेस्टिगेशन होना था और फिर उसका एग्जीक्यूशन होना था। तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच अप्लाई हुआ है वो है एंटी क्लाइमैक्स। तो इसके जवाब में आपको कुछ ऐसा लिखना होगा, The above quote is an example of the anticlimax. Here there is a sudden fall from the thought of execution to investigation. So guys, अब यहाँ पे आया है figures based on imagination. इसके अंदर कुल 4 तरह के figures आते हैं, जो कि है personification, apostrophe, vision और hyperbole. और यहाँ से हमें कुल मिला के 3 पढ़ने होंगे, जो कि है personification, apostrophe और hyperbole. तो सबसे पहला जो फिगर है वो है personification. तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है, पर्सनिफिकेशन कंसिस्ट इन इन्वेस्टिंग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स विद द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए लिविंग बीइंग। मतलब कि ये जो फिगर होता है पर्सनिफिकेशन, इसके अंदर किसी नॉन लिविंग थिंग के ऊपर या फिर कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के ऊपर ह्यूमन के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको इम्प्लाई किया जाता है। मतलब कि बेसिकली एक नॉन लिविंग थिंग जो है, जो जिंदा नहीं है, उसको जिंदा एक इंसान की तरह या फिर जिंदा किसी लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट किया जाता है। ट्रीट नहीं किया जाता, मतलब उसके एट्रीब्यूट्स के साथ इम्प्लाई किया जाता है बेसिकली। चलिए एक टेक्सुअल एग्जांपल भी देखते हैं। द थर्स्टी अर्थ सोक्स अप द रेन एंड ड्रिंक्स एंड गैप्स फॉर ड्रिंक अगेन। तो यहाँ पे जो वर्ड है अर्थ, अर्थ मतलब कि धरती, पृथ्वी,
तो पृथ्वी के अंदर भी कुछ ह्यूमन लाइक एट्रीब्यूट्स इम्प्लाई किया गया है। यहाँ पे अर्थ को थर्स्टी कहा गया है और ये कहा गया है कि अर्थ पानी सोक करता है, ड्रिंक करता है, ये सब कहा गया है। जबकि ये सारे कोई भी नॉन लिविंग थिंग नहीं करता, ये सारे लिविंग थिंग्स करते हैं। तो लिविंग थिंग्स का जो एट्रीब्यूट है ये अर्थ के ऊपर आरोप किया गया है बेसिकली। तो इसके जवाब में आपको कुछ ऐसा लिखना होगा। The above quote is an example of personification. Here a non-living thing earth is personified with the attributes of human beings. तो हमारा अगला फिगर है एपोस्ट्रोफी और इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है। By this figure a speaker or a writer changes the course of his theme and makes a short impassioned address to a person who is absent or dead or to an inanimate object or even to an abstraction connected with the discourse. मतलब कि ये जो फिगर होता है इसके अंदर एक स्पीकर रहता है जो कि पहले किसी एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहा होता है, फिर बात करते करते वो अचानक अपना कोर्स, अपने बोलने का ढंग बदल देता है और इम्पैशनेटली कुछ स्पीच देता है, किसी चीज़ के ऊपर बात करता है। अब वो जिस चीज़ के ऊपर बात कर रहा होता है वो कोई इंसान भी हो सकता है जो कि वहाँ पे उस वक्त पे प्रेजेंट नहीं रहता, या फिर वो उस वक्त पे डेड हो जाता है, या फिर वो चीज़ कोई एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। रोल ऑन द डीप एंड डार्क ब्लू ओशन रोल, ये एक पोइट्रिकल लाइन है। यहाँ पे जो स्पीकर है वो पहले कुछ और कह रहा था और फिर अचानक स्पीकर अपना जो बात कर रहा था उसका ढंग बदल के ओशन को एड्रेस करके कुछ बोलने लगा, और वो जो बात किया वो एक बहुत ही शॉर्ट सा स्पीच है, एक इम्पैशन्ड स्पीच है बेसिकली। तो इसके जवाब में आपको कुछ ऐसा लिखना होगा। द अबव कोट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपोस्ट्रोफी। हियर द स्पीकर चेंज द कोर्स ऑफ हिज थीम एंड मेड अ शॉर्ट इम्पैशन्ड एड्रेस टू द सी। तो हमारा अगला जो फिगर है वो है यहाँ पे हाइपरबोल। तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है। दिस इज अ फिगर by which things are represented as much greater or lesser, better or worse than they really are. इसका मतलब बेसिकली कुछ ऐसा है कि एक चीज है या फिर एक इंसान है जो एक पर्टिकुलर लेवल तक अच्छा है और उसको और ज्यादा अच्छा और ज्यादा बड़ा करके दिखाया जाता है, मतलब कि एग्जेजरेट किया जाता है स्पीच को। जैसे कि ये जो सेंटेंस है यहाँ पे, आई लव अ लव वंस फेयरेस्ट एमंग वुमेन। जो पोएट है लैम, वो एक गर्ल के बारे में बात किए थे। पोएट उनको एक्सप्रेस किए हैं फेयरेस्ट एमंग वुमेन बोल के, मतलब कि यहाँ पे जो गर्ल के बारे में वो बात कर रहे थे उसके ब्यूटी को वो बहुत ज्यादा एग्जेजरेट करके बोल रहे हैं। तो इसके जवाब में आपको कुछ ऐसा लिखना होगा। द अबव कोट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल। हियर द स्पीकर हैज एक्सप्रेस्ड हर लवर्स ब्यूटी मच बेटर देन इट रियली इज। सो फ्रेंड्स, अगला यहाँ पे आता है फिगर्स बेस्ड ऑन इनडायरेक्टनेस, और इसके अंदर कुल मिला के 4 फिगर्स आते हैं जो कि है इनुएंडो, आयरनी, पेरिफ्रेसिस और यूफेमिज्म। और इनमें से हम सिर्फ आयरनी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है। बाय दिस फिगर वी से वन थिंग व्हेन वी मीन द अदर, वी प्रिटेंड टू अप्रूव समथिंग व्हिच वी वांट टू रिडिक्यूल। मतलब ये जो फिगर है इसके अंदर बेसिकली हम जो मीन करना चाहते हैं और जो कहते हैं ये एक दूसरे से कम्प्लीटली अपोजिट होता है। मतलब कि अगर हम किसी चीज़ को इस फिगर के अंदर अच्छा बोले तो असल में हम मीन करना चाहते हैं कि वो बहुत बुरा है, और वहीं पे अगर हम किसी चीज़ को बुरा कह रहे हैं तो उसका मतलब हम एक्चुअली उसको पसंद करते हैं, उसको हम एक्चुअली अच्छा मीन कर रहे हैं वहाँ पे। चलिए अच्छी तरह से जानने के लिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। द ब्रदरली लव ऑफ आवर एनलार्जिंग क्रिश्चियनिटी इज प्रूव्ड बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मर्डर। तो इसका मतलब हम क्रिश्चियंस जो हैं हमारे अंदर इतना ज़्यादा प्यार है, ये दिन ब दिन हो रही मर्डर्स की संख्या से ही पता चल रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो क्रिश्चियंस के बीच में हेट है उसको मीन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि प्यार है। तो इसका डिफरेंशन में आपको कुछ ऐसा लिखना होगा। द अबव कोट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयरनी। हियर द वर्ड लव इज एक्चुअली ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज मीन टू से, दैट इज हेट। अगर आपको ये नहीं पता था तो ये जो वर्ड है IE, इसका मतलब होता है दैट इज। चलिए अब अगला फिगर देखते हैं। सो गाइज, अगला जो फिगर है वो है फिगर्स बेस्ड ऑन साउंड। इसके अंदर जो फिगर्स आते हैं वो है पैरानोमेसिया, ओनोमेटोपिया, एलिट्रेशन और एसोनेंस। वैसे इसके अंदर ये जो फिगर है पैरानोमेसिया, इसको पान भी कहा जाता है, पान, PUN, पान। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है, इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल अभी फिगर्स बेस्ड ऑन साउंड के अंदर हम जिस फिगर के बारे में पढ़ेंगे वो है ओनोमेटोपिया। तो ये जो ओनोमेटोपिया है इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है। This is an artifice of language by which the sound of words is made to reflect their sense. इसका मतलब बेसिकली कुछ ऐसा है कि जो फिगर है इसके अंदर किसी एक चीज़ के साउंड के बारे में कहा जाता है कि इसका साउंड कैसा है। जैसे अगर हम हिंदी में एक एग्जांपल बोले तो टंग करके घंटा बजा,
तो ये जो वर्ड है टंग, इसी वर्ड से पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये पूरा का पूरा सेंटेंस ओनोमेटोपिया फिगर के अंदर आता है। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल कुछ ऐसा है, एंड नायग्रा स्टर्न्स विथ थंडरिंग साउंड। मतलब कि नायग्रा जो कि एक वाटरफॉल है वो सभी को स्टर्न करता है अपने थंडरिंग साउंड से, अपने थंडर जैसा साउंड से। तो ये जो वर्ड है थंडरिंग, यही वर्ड सजेस्ट कर रहा है कि ये फिगर जो है वो होगा ओनोमेटोपिया। तो इसके जवाब में आपको कुछ ऐसा लिखना होगा, द अबव कोट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोपिया, हियर द वर्ड थंडरिंग डिस्क्राइब द साउंड ऑफ नायग्रा। तो आगे यहाँ पे आता है फिगर्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर कुल मिला के 4 फिगर्स आते हैं, इंट्रोगेशन, एक्सक्लामेशन, कायस्मस और जियोग्मा। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो फिगर आता है वो है इंट्रोगेशन। बाय दिस फिगर a strong affirmation, often a strong affirmation of the contrary is implied under the form of an earnest interrogation। जैसे ये जो वर्ड है इंट्रोगेशन, इससे तो आपको पता चल ही रहा होगा कि इस फिगर के अंदर जो भी सेंटेंसेस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस होते हैं। पर इसके अंदर एक और कंडीशन अप्लाई होता है कि जो भी क्वेश्चंस पूछा जाता है इस फिगर में, तो उस क्वेश्चन के अंदर ही उसका जवाब छुपा रहता है। जैसे कि समझ लीजिए मैं आपको 2 सवाल पूछता हूँ कि आपकी उम्र 15 साल है, तो क्या 10 साल का लड़का आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो सकता है? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब इस क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ है ऑब्वियसली, कि आंसर होगा नहीं, है ना। एक और एग्जांपल कहता हूँ, जैसे कि हाथी जो कि शेर से भी नहीं डरता, क्या वो एक डॉग से डरेगा? तो इसका भी जवाब होगा नहीं। इस क्वेश्चन के अंदर भी इसका जवाब छुपा हुआ है। चलिए अब एक टेक्सचुअल एग्जाम्पल देखते हैं। ही दैट टीच अ मैन नॉलेज शैल ही नॉट नो। जो इंसान दूसरों को ज्ञान देता है क्या उसे भी पता नहीं होगा? तो इसका जवाब इसका अंदर ही छुपा हुआ है कि हाँ उसको पता होगा, है ना। तो इसके जवाब में आपको कुछ ऐसा लिखना होगा, द अबव कोट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरोगेशन, हियर द एफर्मेशन ऑफ अ टीचर नोइंग द आंसर इज इम्प्लाइड अंडर द क्वेश्चन। अगला जो फिगर है वो है एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन इज द एब्रप्ट एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, द लैंग्वेज ऑफ विश और ऑफ कॉन्टेम्पलेशन। It is usually introduced by interjections or by such words as how, what, etc. मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा खुश हो या फिर बहुत ज़्यादा दुखी हो तो जैसे बात करता है, उनमें से ज़्यादातर सेंटेंस इस फिगर के अंदर आता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ख्याल करने वाली है यहाँ पे कि जो एक्सक्लेमेशन के सेंटेंसेस है वो ज़्यादातर हाउ, व्हाट ऐसे वर्ड से शुरू होते हैं। जैसे कि ये, हाउ शार्पर देन अ शार्पन्स टूथ इट इज़ टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड। तो ये जो सेंटेंस है ये शुरू होता है हाउ वर्ड से। तो इसके जवाब में आपको कुछ ऐसा लिखना होगा, द अबव कोट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेशन, द फिगर इज मेड क्लियर बाय द वर्ड हाउ एट द बिगिनिंग। अगला जो फिगर है वो है कायस्मस। दिस फिगर कंसिस्ट इन एन इन्वर्शन ऑफ द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस व्हेन रिपीटेड और सब्सिक्वेंटली रेफर्ड टू इन अ सेंटेंस। मतलब कि यहाँ पे इस फिगर के अंदर जो भी सेंटेंसेस आते हैं उसके अंदर कुछ वर्ड्स या फिर कुछ फ्रेजेस होते हैं जो कि दोबारा रिपीट किया जाता है। जैसे कि ये सेंटेंस, ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। तो यहाँ पे ये जो 2 वर्ड्स हैं ब्यूटी और ट्रूथ, ये 2 बार रिपीट हुए हैं और इसे ये सेंटेंस और ज़्यादा एट्रैक्टिव लगता है। तो इसके जवाब में आपको कुछ ऐसा लिखना होगा, द अबव कोट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कायस्मस, here 2 words beauty and truth are repeated in reverse chronological order to give structure to the concept। वैसे फिगर्स ऑफ स्पीच तो ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट्स जो थे वो कवर अप कर चुके हैं हम इस वीडियो में। तो मैं सोच रहा था कि अगले वीडियो में हम प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। एनीवेज ये वीडियो फिलहाल यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करके ज़रूर रख देना। सो मैं मिलता आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।